नमस्ते। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का विवेचन कीजिए। नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत की अवधारणा और प्रभावों को विवेचना कीजिए। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 ने नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है। याजिक की तरह कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों स्टेप्स में होते हैं। कोहलबर्ग ने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग इन निर्णयों पर पहुँचे हैं। इन साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिनमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझन थी। उनमें से सबसे लोकप्रिय दुविधा यह है। यूरोप में एक महिला मौत की कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे ऊपर शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का स्टेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसके पति हाइनज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी उससे केवल कुछ ही पैसे उधार मिले जो दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मर जाने वाली है तो वो दवाई को सस्ते में दे दे और उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचने कर पैसे कमाऊंगा। तब हाइनज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। यह कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह कहानी पढ़ने के लिए जिन बच्चों ने लिया गया विभिन्न बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। क्या हाइनज ने वो दवा चुरा लेनी चाहिए थी? क्या हरिजन को वो दवा चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्यों? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपने पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या कोई कानून है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सकता है? क्यों और क्यों नहीं? कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं। साक्षात्कार को दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। इस चरण में सही क्या और गलत है पर बाहर से मिलने वाले सज्जा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। चरण 1 बाहरी सतह पर आधारित नैतिकता और इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का पहला चरण है। यह नैतिक सोच सज्जा से नहीं बंधी होती जिससे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। चरण 2 व्यक्ति केंद्रित तो एक दूसरे पर हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। यह रूढ़िपूर्ण पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यह बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं पर हमें साथ में दूसरे को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यही कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। रूढ़िगत चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। चरण 3 अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार की अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते बच्चों को और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं जो उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या लड़की बनाते हैं। चरण 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चल सके इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। रूढ़ि के ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। सामाजिक अनुबंध। चरण 5 सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यवहार अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था में यह व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक अवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे हद तक
कि वे हद तक मूल अधिकारों और मूल्यों का संरक्षण करते हैं। सार्वभौमिक नीति मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकारों पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वो व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के कारण के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से बड़ा ही क्यों ना हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। कोहलबर्ग मानते हैं कि यह स्तर एवं समावस्था एक क्रम में चलते हैं और उनसे जुड़े हुए 9 साल की उम्र में से पहले बच्चे पहले स्तर पर काम करते हैं। अधिकतर किशोर तीसरी अवस्था में सोचते पाए जाते हैं, पर उनमें दूसरी अवस्था और चौथी अवस्था के सोच विचार के कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते। प्रारंभिक अवस्था में वयस्कता में पहुंचने पर कुछ थोड़े से लोग ही रूढ़िपूर्ण से ऊपर उठकर नैतिक तर्क देते हैं, लेकिन वे कौन से मजबूत हैं जो कि इन तरीकों के विकास को प्रमाणित करते हैं। 20 साल के लंबे अध्ययन के परिणामों के अनुसार उम्र के साथ अवस्था 1 और 2 का उपयोग घटा है और अवस्था 10 साल की उम्र के बच्चों के नैतिक विकास में बिल्कुल भी नहीं आता। वह 36 साल की उम्र के 62% लोगों की नैतिक सोच में दिखाई दी। 5वीं अवस्था 22 साल की उम्र तक बिल्कुल भी नहीं आती और वो कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं दिखाई देती। इसलिए नैतिक अवस्थाएं, जैसा कि कोहलबर्ग ने शुरू में सोचा था, उससे थोड़ी देर में आती हैं और छठी अवस्था के जितने करना तो बहुत ऊंची अवस्थाओं में आता है, जो कि बहुत विलक्षण है। हालांकि अवस्था 6 कोहलबर्ग की नैतिक निर्णय करने अंक प्रणाली से हटा दी गई, लेकिन अभी भी सैद्धांतिक रूप से कोहलबर्ग की नैतिक विकास की संकल्पना के लिए जरूरी मानी जाती है। कोहलबर्ग की अवस्थाओं का प्रभाव। ऐसे कौन से कारक है जो कोहलबर्ग की अवस्थाओं से गुजरने पर असर डालते हैं। हालांकि यह हर अवस्था में नैतिक तर्क इस बात पर आधारित होता है कि कुछ स्तर का संज्ञानात्मक विकास होगा। कोहलबर्ग यह कहते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके दैनिक चिंतन के विकास को सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि बच्चों की नैतिक तार्किकता को यह दिखाती है कि उन्हें नैतिक सवालों और नैतिक उद्भव को हल करने के लिए कैसे कानून मिले हैं। तो कोहलबर्ग मानते हैं कि बच्चों की आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्दीपनों में से अहम चीज़ है जो कि बच्चों की नैतिक सोच को बदलने में चुनौती प्रदान कर सकती है, क्योंकि व्यस्त नियम और कायदे बच्चों पर थोपते हैं। बच्चों में आपसी लेन देन उनको दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण देखने और संचार का ढंग से नियम को बनाने का अवसर प्रदान करता है। कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों में दूसरों का दृष्टिकोण लेने की क्षमता उनके नैतिक तर्क में प्रगति लाती है। कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांतों की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई है। नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार। कोहलबर्ग ने आलोचकों के अनुसार कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का सारा ध्यान नैतिक सोच तक सीमित है और उनमें नैतिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। उनका कहना है कि नैतिक व्यवहार पर बात करना उतना ही जरूरी है जितना नैतिक सोच पर बात करना, क्योंकि कई बार लोग दिखाते हैं कि उनकी सोच काफ़ी नैतिक है, परंतु उनका व्यवहार उसके विपरीत होता है। जरूरी नहीं कि सोच का दावा करने वाले लोग नैतिक व्यवहार ही करें। इसलिए नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। जैसे नेता कई दावे करते हैं किंतु उनका व्यवहार कई बार अनैतिक तथा वो उनके दावे के विपरीत होता है। इसके अलावा नैतिकता की समझ होते हुए भी कुछ लोग अनैतिक कार्य करते हैं। जैसे चोरों को पता होता है कि चोरी करना गलत है, परंतु इसके बावजूद वो चोरी करते हैं। दूसरी को पेंदुरा का कहना है कि काफ़ी लोग अपने अनैतिक व्यवहार को नैतिक उद्देश्यों से अपनी और समाज की नज़रों में सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे जिहाद के नाम पर किए जाने वाले हमले और गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता जो बच्चे गिराकर गर्भपात करने वाले अस्पताल नष्ट करते हैं और डॉक्टरों का खून बंद करते हैं। नैतिक तर्कों का मूल्यांकन। आलोचकों का मानना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांतों में नैतिकता के मूल्यांकन पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जो कहानी कोहलबर्ग नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए फिर अभी इस्तेमाल करते हैं उनके आधार पर मूल्यांकन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा कोहलबर्ग जो दुविधाएं प्रस्तुत करते हुए नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए असली ज़िंदगी में आने वाली दुविधाओं से काफ़ी अलग है। संस्कृति और
भौतिक नैतिक तर्क। कोहलबर्ग के अनुसार उनकी नैतिक तर्कों की अवस्थाएं सार्वभौमिक है, परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार उनके सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हैं। परंतु कोहलबर्ग और उनके आलोचकों दोनों ही कुछ हद तक ठीक है। 27 संस्कृतियों में किए गए 45 अध्ययनों में कोहलबर्ग के सिद्धांत की पहली 4 अवस्थाएं सार्वभौमिक पाई गई है, परंतु 5वीं और 6ठी अवस्थाएं संस्कृतियों में नहीं पाई गई है। तथा यह भी पाया गया है कि कोहलबर्ग की मूल्यांकन व्यवस्था में अन्य संस्कृतियों में पाए जाने वाले उच्च नैतिक तर्क समाहित नहीं है, तथा नैतिक चिंतन जितना कोहलबर्ग ने सोचा था उससे ज़्यादा संस्कृति विशेष पर निर्भर करता है। भारत में हर जीव की पवित्रता और जीव संसार की एकता का नैतिक चिंतन इजराइल में समुदाय की समता और सामूहिक सुख के चिंतन पर आधारित नैतिकता और न्यू गिनी में सामूहिक नैतिक दायित्व की सोच जैसे विचारों को कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कों की अवस्था में उच्च स्थान पर नहीं रखा गया जाएगा, क्योंकि उनमें अन्य विचारों की तुलना में न्याय के विचार को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बावजूद इसके कि कोहलबर्ग के सिद्धांत काफ़ी सारी संस्कृतियों के लिए ठीक बैठते हैं, परंतु कुछ संस्कृतियों की नैतिक अवधारणाओं को नहीं शामिल करते। परिवार और नैतिक विकास। कोहलबर्ग का मानना है कि परिवार प्रक्रियाएँ बच्चों के नैतिक विकास के लिए कुछ खास जरूरी है। उनका कहना है कि बच्चों और माता पिता के बीच संबंध बच्चों को एक दूसरे की राय लेने के बहुत कम अवसर देते हैं, बल्कि बच्चों को नैतिक विकास के ज़्यादा अवसर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। विकासवादी व्यक्तियों का मानना है कि दोस्तों के साथ सक्रिय अनुशासन यानी तर्क का इस्तेमाल करना और बच्चों का ध्यान करके उनके किए गए कार्यों के नतीजे पर ले जाने से उनका नैतिक विकास होता है। इसके अलावा माता पिता के खुद के नैतिक मूल्य भी बच्चों के नैतिक विकास में सहायता करते हैं। जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण। कैरोल गिलिगन की आलोचना के अनुसार कोहलबर्ग के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है। गिलिगन का कहना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत पुरुष रिवाज पर आधारित है, जो ये सिद्धांतों को आपसी संबंधों से ऊपर रखते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। कोहलबर्ग के दृष्टिकोण में नैतिकता न्याय पर आधारित है, परंतु गिलिगन का मानना है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों में देखभाल के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया है। उन्होंने आपसी संबंध, एक दूसरे की चिंता की भावना, एक दूसरे की जुड़ाव की भावना को अपनी नैतिकता में कोई स्थान नहीं दिया। गिलिगन के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोहलबर्ग खुद पुरुष है और उनके सिद्धांत पुरुषों पर किए गए शोध व उनके जवाबों पर आधारित है। जबकि गिलिगन ने जब 6 से 18 साल की लड़कियों के जवाब का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि लड़कियां मनुष्य के आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक दुविधा का निर्णय लेती थी, परंतु कुछ अध्ययन ने नैतिक निर्णय में लिंग भेद के होने का शंका जताई है। उनके अनुसार नैतिक निर्णय में यह भेद बहुत कम होते हैं और पुरुष और महिला दोनों आपसी संबंधों वाली दुविधाओं को देखभाल के दृष्टिकोण से हल करते हैं और सामाजिक दुविधाओं को न्यायिक दृष्टिकोण से हल करते हैं। कोहलबर्ग का भौतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के द्वारा दी गई परिभाषा रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन, बाहरी सतह पर आधारित, व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे पर का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन, रूढ़िगत चिंतन, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित चिंतन, अच्छे आपसी व्यवहार और संबंधों पर आधारित चिंतन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित चिंतन, रूढ़ि के ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन, सार्वभौमिक नीति पर सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन, कोहलबर्ग की अवस्थाओं पर प्रभाव, नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, नैतिक तर्कों का मूल्यांकन, संस्कृति और नैतिक तर्क, परिवार और नैतिक विकास, जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण। थैंक यू।